हम पैसे नहीं खाते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। जब नई नई सरकार बनी पंजाब में, ये जितने माफिया थे बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े जिन जो लूट रहे थे पंजाब को, इन सब लोगों ने अप्रोच करना चालू किया। मेरे को, मान साहब को, हमारे मंत्रियों को, हमारे एमएलएज को, पार्टी के लोगों को, कि जी बताओ आपके यहाँ क्या सिस्टम चलता है, किसको देना होता है, कैसे देना होता है, क्या करना होता है। सबको हमने कहा ईमानदारी से काम करो, नहीं तो जेल भेज देंगे। सारे सब ठीक हो गया, और देखो 1 महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी तो लोग अपने घर में बच्चों के लिए, अपने लिए और कुछ उनको उनके पे खर्च करने के लिए कुछ पैसा बच पाएगा। नहीं तो जितनी भी आजकल पॉलिसीज़ बन रही हैं दूसरी सरकारों की, हर चीज़ से महंगाई महंगाई होती जा रही है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि राजनीति के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव में जो वादे किए जाएं वो वादे पूरे होते हैं। आज तक 75 साल में राजनीति में चुनाव के पहले जितने वादे किए गए, कोई वादा किसी पार्टी ने पूरा नहीं किया, कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। कई तो ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव के बाद कहते थे अरे वो तो चुनावी जुमले थे, चुनाव के पहले जो वादे किए जाते हैं वो पूरे थोड़ी होते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम सच्चे हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे पे भरोसा रखना, हम लोगों पे विश्वास रखना। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो लगा था आज सुबह जब मान साहब ने ऐलान किया कि सारे विरोधी ताली बजाएंगे, मान साहब को बधाई देंगे, कहेंगे कि मान साहब बहुत अच्छा किया। लेकिन सारे विरोधी इतना विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इतना विरोध कर रही हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों विरोध कर रही हैं। क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये नहीं चाहती कि सिस्टम बदले। विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहती कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है ये बदले। हम लोग, आम आदमी पार्टी इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने जा रही है, इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलने जा रही है। कल हम रहें ना रहें, लेकिन ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आगे कोई भी आए लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार उसके बाद ना कर पाए। हम इस सिस्टम को बदल रहे हैं। ये विपक्षी, ये विरोधी हमारा खूब विरोध करेंगे, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो फैसला मान सरकार ने लिया है मुफ्त बिजली वाला, बता दें कि बड़ा फैसला भगवंत मान ने लिया और उन्होंने ऐलान किया कि 300 यूनिट बिजली पंजाब के लोगों को फ्री मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि आगे जनता को इससे काफी फायदा होगा। और आइए अब बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के महायुद्ध की। आज युद्ध का है 52वां दिन और वहां से एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा बर्बादी की आंखों देखी। जेलेंस्की का इलाका, रूस का धमाके पर धमाका। यूक्रेन में जारी है भारी बमबारी। रूस का वार, यूक्रेन का भी पलटवार। कीव से लेकर खार्किव तक जारी जंग। युद्ध के पूरे हुए 52 दिन। कब खत्म होगा युद्ध? देखिए, युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ते, बल्कि आम नागरिकों पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह लगातार अपनी जाबाज रिपोर्टिंग से आप तक यूक्रेन से जुड़ी हर खबर पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय सिंह कीव के करीब बुजोवा गांव पहुंचे, जहां के हालात डराने वाले थे।
हम यूक्रेन के बुजोवा गांव में हैं और बुजोवा गांव में रूस की बमबारी में यह गांव पूरी तरह से तबाह हो गया है और कितने भयानक और बड़े मिसाइल यहां पर दागे गए उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तो पूरे खुले में इस प्रकार से मिसाइल पड़े हुए हैं। इतने बड़े बड़े मिसाइल यहां पर रूस की तरफ से दागे गए हैं कि आप इसे अकेले हिला भी नहीं सकते। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर मिसाइल दागे गए हैं। इसे फिलहाल न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इतने भयावह मिसाइल यहाँ पर दागे गए हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भयावह यहाँ पर बमबारी हुई होगी। और जब यहाँ पर मिसाइल गिरे तो पूरे इलाके में परखच्चे उड़ गए हैं। मेरे आसपास, पैरों के आसपास देखिए, पूरे मिसाइल ही मिसाइल पड़े हुए हैं। कुछ जगहों पर हम देख रहे थे कि कारतूस कंकड़ पत्थर की तरफ फैले हुए थे। इस इलाके में तो जहाँ नजरें जा रही हैं वहाँ मिसाइल पड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, मिसाइल अटैक के बाद में यहाँ क्या हालात हुए। जगह जगह पूरे मिसाइल और परखच्चे उड़े हुए हैं। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मिसाइल के बाद, गिरने के बाद बर्बादी हुई है। आर्टिलरी फायरिंग हुई है और आर्टिलरी फायरिंग के बाद यहाँ तस्वीर देखिए क्या हुई है। सामने इमारत देखिए, पूरा इमारत ध्वस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। खिड़की दरवाजे तो टूटे हुए हैं। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भयावह यहाँ पर तस्वीर बनी। युद्ध के बाद यहाँ सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान देखे जा रहे हैं। बड़े बड़े मिसाइल यहाँ पर गिरे हुए हैं, खेतों में, अहातों में, घर के परिसर में, बिल्डिंग के परिसर में। और हालत ये है कि अब इस गांव में मुश्किल से 10 से 12 लोग ही नज़र आ रहे हैं या हैं यहाँ पर। बाकी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इतनी भयावह तस्वीर है। थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी मिसाइल के कुछ टुकड़े गिरे हुए हैं और यहाँ ये वेयर हाउस लग रहा है जो कि गोदाम है यहाँ के गाँव का। यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक और बमबारी के बाद में सब कुछ यहाँ नस्त नाबूद हुआ है। पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हुआ है और इस पूरे परिसर में सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नज़र आ रहा है। तो जगह जगह मिसाइल और इस प्रकार के चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये बेहद भयावह तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बुजोवा गांव है। दरअसल बेलारूस की तरफ से जो सेना आई थी, बेलारूस की तरफ से आने वाली सेना ने इन जगहों पर सबसे पहले बमबारी की थी और इन जगहों को अपने कब्जे में ले लिया था। पहला निशाना थी वो सरकारी जगहें जहां सरकारी कर्मचारी या उनका कामकाज होता था। लेकिन जब बमबारी हुई, मिसाइल अटैक हुआ, तो इस प्रकार से जो इमारतें थी, रिहायशी इमारतें, वो भी इस बमबारी के चपेट में आ गई। तो कुल मिलाकर हम बुजोवा में देख रहे हैं कि बेहद भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है और जगह जगह मिसाइल अटैक और बमबारी से, आर्टिलरी फायरिंग से जगह जगह यहाँ पर बर्बादी और तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, बुजोवा, यूक्रेन। तो बुजोवा गांव में यूक्रेन की सेना ने अपनी आर्टिलरी गन खेत में लगाई थी। रूसी सेना ने यहां हमला किया और इस आर्टिलरी गन के साथ साथ आसपास की इमारतें ही बर्बाद हो गई। हम यूक्रेन के बुजोवा गांव में हैं और बुजोवा गांव में यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच ज़बरदस्त भिड़ंत हुई थी। ये यूक्रेन की सेना ने अपना एक आर्टिलरी गन यहां पर लगाया हुआ था जो नष्ट नाबूद हो गया है। इसे रूस की सेना ने अपना निशाना बनाया। चूँकि इसे एक खेत में लगाया गया था और यहाँ से, इस डायरेक्शन से फायरिंग की जा रही थी जहां सामने की ओर से रूस के आर्टिलरी फायरिंग कर रही थी और ये खेल का मैदान था। लेकिन जब रूस की सेना ने यहां पर आक्रमण किया तो ना केवल ये जो आर्टिलरी गन है ये नष्ट हो गया, बल्कि आसपास के जितना परिसर में तबाही है वो इसी फायरिंग की वजह से हुई। यहाँ देखिए, आप सामने जो इमारत है आपको लेकर चलते हैं। यहाँ भयावह बमबारी हुई थी और लगभग 12 से 15 हज़ार की आबादी वाला ये गांव है और जिस प्रकार से यहाँ पर बमबारी हुई थी उसके बाद ये पूरा परिसर नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं और आपको यहाँ दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बमबारी हुई थी और बमबारी के बाद यहाँ क्या हालात हुए हैं। ये 5 मंजिला इमारत है और 5 मंजिला इमारत देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि जब यहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ था, बमबारी हुई थी, तो उसके बाद में यहाँ क्या स्थिति हुई थी। भयावह तस्वीरें हैं और घर पूरी तरह से जर्जर हो गया है और पूरे जगह पर मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। इस घर को देखिए आप, इसका जो स्लैब है वो ढह गया है। आप ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरे फ्लोर का जो सजावट के सामान है वो आप देख सकते हैं, सीलिंग देख सकते हैं। 3 फ्लोर तक के तो स्लैब इस प्रकार से गिर गए हैं और पूरा जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो गया है। किचन का सामान हो, यहाँ तक कि आप लिविंग रूम में जो सामान रखे जाते हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन इतनी भयावह यहाँ पर बमबारी हुई थी रूस की तरफ से कि ये पूरा जो घर है वो तबाह हो गया है। पहचान में ही नहीं आ रहा है कि ये घर किस स्थिति में हुआ करता था, लेकिन बेहद भयावह है और कभी भी ये जो इमारत है वो ढह सकती है। यहाँ पर मार्च के समय में लगभग
5 और 6 मार्च की तारीख को यहाँ बुजोवा गांव में रूस की तरफ से बमबारी की गई थी और यहाँ आर्टिलरी फायरिंग की गई थी, एयर स्ट्राइक किया गया था और निशाना बने थे ये रिहायशी इमारतें। और उसी गांव यानी कि बुजोवा गांव के जज्बे को पूरा यूक्रेन सलाम कर रहा है। कैसे इस गांव के लोगों ने रूस की रफ्तार को थाम दिया, देखिए। बुजोवा की लड़ाई में ऐसा नहीं था कि लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच हो रही थी। आम लोग भी इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे थे। आम लोग भी बंकर में रहकर यहाँ से लड़ाई कर रहे थे। ऐसे ही मैं एक बंकर में हूँ जिसे गांव वालों ने खोदकर बनाया था। वो यहाँ पर छिपे हुए थे ताकि जब यहाँ से ये जो मुख्य सड़क आपको दिख रही है, यहाँ से रूस की कोई गाड़ी जाए, मिलिट्री व्हीकल जाए या कोई टैंक जाए तो उसे निशाना साध सकें। और निशाना कैसे साधेंगे वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन देखिए, ये गाँव वालों ने बंकर बनाया हुआ है खुद की सुरक्षा के लिए और यहाँ से वो हमला कर सके। अब गाँव वालों के पास हथियार नहीं है तो वो किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करेंगे, तो वो इस्तेमाल करते थे ये हथियार। यहाँ देखिए, जिसे हम भारत में पेट्रोल बम कह सकते हैं, उसी प्रकार का कुछ है। इसमें कुछ विस्फोटक हैं, शायद पेट्रोल ही होगा, और यहाँ कपड़ा इसमें लगा हुआ है और इसे उन वाहनों पर फेंका जाता था जो जहाँ से जो रूस की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती थी, चाहे वो मिलिट्री के व्हीकल गुजरते हों, टैंक गुजरते हों, यहाँ से लोग इन बंकरों में रहकर उन गाड़ियों पर फेंकते थे। और देखिए नज़दीक से कि कितने ज़्यादा बॉटल हमें यहाँ पर एक जगह मिले हुए हैं। इस प्रकार से बॉटल छिपा कर रखे गए ताकि जब भी मौका मिले तो वो यहाँ से इस बंकर में रहकर पेट्रोल बॉटल को फेंक कर निशाना साध सके। यानी इस लड़ाई में सिर्फ यूक्रेन की सेना लड़ाई नहीं लड़ रही थी, बल्कि इस लड़ाई में यूक्रेन के जो गांव वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो भी इस युद्ध का हिस्सा बन रहे थे और वो भी प्रयास कर रहे थे कि रूस की सेना को किसी प्रकार से रोका जाए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, यूक्रेन। तो ये महायुद्ध जारी है और आज है 52वां दिन। आगे आपको दिखाएंगे एबीपी न्यूज़ पर युद्ध से बर्बाद बचपन। कश्मीरी पंडितों के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? क्या मोदी सरकार से कश्मीरी पंडित खुश हैं? देखिए मोदी ट्रैकर रात 8 बजे। गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। वाइल्ड स्टोन न्यू। ज्यादा बेबाकी और बुलंद आवाज के साथ अब और भी ज्यादा जोर से बजेगी घंटी। एक नए समय पर देखिए घंटी बजाओ, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। घंटी बजाओ को प्रेजेंटेड बाय SRMB TMT चैंपियंस की पसंद, को पावर्ड बाय ग्रीन फ्लाई, देश का पहला जीरो एमिशन प्लाईवुड। हमला कर रहे हैं कि जमात तो 100 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इंडिया चाहता है, पावर्ड बाय वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड TMT बार्स, मजबूती सब कुछ है। माचो स्पॉटो, ये तो बड़ा टॉइंग है। बढ़िया है, शुद्ध है, असली मसाले सच MDH।
से नहीं, आपसे, हमसे मिलकर बनता है। इसकी धड़कनों में हमारी सांसें हैं। आप न्यूज में देश की धड़कनों को महसूस कीजिए। हमारे साथ आपके दिल की बात। इंडिया चाहता है, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इंडिया चाहता है, पावर्ड बाय वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड टीएमटी। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जोवस कावा स्कूल में मिसाइल हमले में एक स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया। जो 52 दिन पहले क्लासरूम था वो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। हम बुजोवस्काया स्कूल के अंदर हैं और स्कूल के इस क्लासरूम की तस्वीर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जब मिसाइल हमला हुआ तो ये कितना भयावह था और पूरा स्कूल, ये पूरा क्लासरूम नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। थोड़ा बहुत बेंच का आकार आप समझ सकते हैं कि ये बच्चों के बैठने का बेंच, कुर्सी टेबल रहा होगा और सब कुछ यहाँ पर ढह गया है। और बमबारी यहाँ पर जमकर हुई थी और आपको इस स्कूल के कुछ अन्य क्लासरूम की भी तस्वीरें दिखाते हैं और कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है आप इसकी कल्पना करना काफ़ी कठिन है। और आपको लेकर चलते हैं स्कूल के इस तीसरी मंजिल के क्लासरूम्स की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये क्लासरूम भी पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो गया है। आपको बेंच, थोड़े बहुत बेंच और कुर्सियाँ नज़र आएंगी, उसके कुछ आकार बचे हुए नज़र आएंगे, बाकी जलकर राख हो गया है। थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ किस प्रकार की तस्वीर है। ये देखिए, यहाँ मिसाइल अटैक हुआ था और यहाँ सीढ़ी है और सीढ़ी पर देखिए मलबा किस तरह से गिरा हुआ है। सीढ़ी पर ये मलबा गिरा हुआ है, यहाँ पर मिसाइल हिट किया था। ये पूरी खिड़की क्षतिग्रस्त हो गई है, ऊपर का हिस्सा पूरा खुला हुआ है जहाँ पर मिसाइल गिरा हुआ था। और इस कमरे में देखिए, यहाँ पर इस तरफ चूँकि मिसाइल उस तरफ गिरा था लेकिन उसका जो प्रभाव था वो इस तरफ भी हुआ, तो इसलिए शीशे वगैरह यहाँ के सब टूट फूट गए हैं। ये बच्चों के क्लासरूम है, यहाँ पहली से लेकर 10वीं तक की कक्षा के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और इस तरफ आगे आपको लेकर चलते हैं स्कूल की तरफ। हम देख रहे हैं क्लासरूम्स में जहाँ जहाँ हमारी नज़रें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। और यहाँ पर देखिए दीवालों में किस प्रकार से इतना तीव्रता थी इस विस्फोट की और इस मिसाइल हमले की कि दीवालों में छेद हो गए हैं और पूरा कमरा क्षतिग्रस्त हो गया है। और इस स्कूल के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा और सब कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ है। कमरों में आग लगी हुई थी, बेंच जल गए हैं, टूट गए हैं। और इस कमरे में आपको लेकर चलते हैं, यहाँ क्लासरूम की हालत दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ एक मिसाइल यहाँ सीधे अंदर आई थी और यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। सब कुछ तितर बितर हो गया है, दीवार टूट गई है, दीवारों में क्रैक आ गए हैं। तो जो स्कूल है वो भी कुछ सरकारी इमारतों जैसे ही नज़र आते हैं। तो यहाँ पर भी ये स्कूल जो है वो हमले का शिकार हुई। और ये देखिए, यहाँ पर छत से ये मिसाइल गिरा हुआ है। फिलहाल ऊपर से छत ढक दिया गया है, लेकिन कल्पना कीजिए 2 फ्लोर का जो स्लैब है वो 2 फ्लोर के स्लैब को तोड़ते हुए यहाँ पर ये पूरा स्लैब गिरा हुआ है। यहाँ पर एक मिसाइल अटैक हुआ था। तो ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं, बेहद डरावनी हैं और ये बताती हैं कि युद्ध में चाहे घर हो, बिल्डिंग हो, इमारतें हो, दुकान हो, बिजनेस की जगह हो, सब कुछ बर्बाद हुआ है। स्कूल भी नहीं बचे हुए हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उन जानकारी के मुताबिक अधिकतर बच्चों का पता नहीं है कि ये बच्चे पलायन करके कहाँ चले गए हैं। तो कई इमारतें, स्कूल्स, कई ऑर्गेनाइजेशन अब खंडहर में तब्दील होते हुए नजर आ रही हैं। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचा है, बता रहे थे हमारे सहयोगी मृत्युंजय। लगातार खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय नेरोलैक, पेंट नहीं पेंट प्लस है। सुर्खियों के बाद एक बार फिर बात करते हैं महायुद्ध की। यूक्रेनी सेना भी इस गांव का इस्तेमाल अपने सैनिकों और नागरिकों का हौसला बढ़ाने के लिए कर रही है। कैसे, बता रहे हैं मृत्युंजय सिंह।
यूक्रेन के बुजोवा गांव की लड़ाई भले ही एक गांव की लड़ाई हो, लेकिन इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना के साथ साथ गांव वालों ने भी जमकर रूस की सेना का मुकाबला किया। यहां रूस की सेना को काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ा। जगह जगह पर रूस के मिलिट्री व्हीकल और रूसी टैंक सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं, जो कि यूक्रेनी सेना के जवाबों का निशाना बन गई। ये देखिए रूस की सेना का ये मिलिट्री व्हीकल जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, और यहाँ इस प्रकार के टैंक सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं जो कि रूस के टैंक हैं, और इस लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गए, बर्बाद हो गए। दोनों ही सेनाओं के बीच जमकर लड़ाई हुई और रूस के भी कई टैंक यहाँ क्षतिग्रस्त हो गए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। ये जो टैंक है ये पूरी तरह से जलकर राख हो गया है, और सड़कों के किनारे ऐसे टैंकों को रखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई में सिर्फ रूसी टैंक ही नष्ट नाबूद हुए हैं, बल्कि यूक्रेन के टैंक भी काफ़ी ज़्यादा नष्ट नाबूद हुए। यूक्रेन के जो टैंक हैं उनको पहले हटा दिया गया था, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर जो रूसी टैंक हैं उनको रखा गया है, ताकि जो आवाम है, जो नागरिक हैं, उनको ये संदेश जाए कि उनके देश की सेना ने रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया, और रूस की जो बड़ी सेना मानी जाती थी उसको करारा जवाब देते हुए उन्हें काफ़ी। तो युद्ध भूमि से लगातार आप तक हर खबर, हर तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। आगे भी इन तस्वीरों का और हर अपडेट का सिलसिला रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट ईएमआई वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, फट पैसा आपके अकाउंट। देश सीमाओं से नहीं, आपसे, हमसे मिलकर बनता है। इसकी धड़कनों में हमारी सांसें हैं। अब न्यूज में देश की धड़कनों को महसूस कीजिए, हमारे साथ आपके दिल की बात। इंडिया चाहता है, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इंडिया चाहता है, पावर्ड बाय वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स, मजबूती सब कुछ है। माचो स्पॉटो ये तो बड़ा टॉइंग है। बढ़िया है, शुद्ध है, असली मसाले सच MDH। ज्यादा बेबाकी और बुलंद आवाज के साथ अब और भी ज्यादा जोर से बजेगी घंटी। एक नए समय पर देखिए घंटी बजाओ, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। घंटी बजाओ को प्रेजेंटेड बाय SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। को पावर्ड बाय ग्रीन फ्लाई, देश का पहला जीरो एमिशन प्लाईवुड।
पे हमला कर रहे हैं कि जमात तो 100 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। Ladies and gentlemen, if we look back at just the past decade, the last few years, so much really has happened across the globe, isn't it? The world is changing and a new world order is emerging. Where does India stand amidst all of this? With a lot of warmth, give it up for Fareed Zakaria. Thank you so much. It is a great honor, pleasure, delight to be here. Bombay is, of course, Mumbai is my hometown. And I still feel like I'm coming home, even though it's been 38 years. I also want to thank ABP for inviting me and to say that I think it's so important that India continue to have a vibrant, independent media. And in that context, I think the Sarkar family, my parents knew the current CEO's father very well, and the family's commitment to that has been an extraordinarily important part of having a free media. Just thought I'd lay out some ideas about what is happening in the world, because we really are living through profound changes in the international system. The Russian invasion of Ukraine, in some ways, is a more important event than 9/11. 9/11, at the end of the day, was a band of terrorists who were able to disrupt the normal life of citizens around the world in a way that forced governments to react. But they did not have the capacity to reshape the global order. But what we have going on now is the world's most powerful nuclear state, with a veto in the Security Council that spans 10 time zones, that is frontally assaulting one of the core tenets of the international system that was set up after 1945. And the question becomes, if that challenge succeeds, what does the world begin to look like in that circumstance? And what will the consequences be, given that other great powers are going to react, or already reacting to that reality? So this is a classic case where size matters, power matters. What Russia is doing is important because of whom Russia is. As I tried to explain on American TV at some point, this is not because these people are white, it's because they are being attacked by a nuclear-armed superpower that has a veto at the Security Council. That is why this has the capacity to remake global affairs. If you think about it, the world we have grown up in has changed so much. I grew up in a world in India that was divided between the two great powers, East and West, and every event was judged on the basis of what was going to happen in that superpower context. And the frame, the prism through which we looked at it, was the geopolitical lens of superpower rivalry, East versus West. And that world collapses in 1989, 1991, however you want to think about it. And what is ushered in is a new world that has been marked by really three defining trends. The first was globalization, which we all know. In the 1970s, when I was growing up in India, India was not in any sense participating in the global economy. It was shielded by high walls, high tariffs, high barriers to entry, capital controls of every kind. But it was not just India, of course. When you talked about the open world economy, you were talking about 15 countries. You were talking about Western Europe, the United States, Canada, and a couple of countries in East Asia. That's it. And from that small group of countries, you go in the 1990s to a world in which everybody is participating in some way or the other. Open investment, open trade,
open communication. And that gets me to the second defining feature of that world, which was the information revolution. So if globalization brings everybody to the same, to playing the same game, to sitting on the same platform, the information revolution now hardwires it in a way that the speed is constant, only accelerating, connection is immediate, and that reality is the second great defining reality of the world we've lived in. But the third one, which in some ways was the condition that underlay all this, was great power peace. Peace among the great powers. This is a very unusual condition in human affairs. Most of the time, great powers are in conflict. And that conflict is the defining character of the relationship, because when security is threatened, everything is shaped by that sense of insecurity that you feel. A professor of mine at Harvard used to put it this way. He said, security is like oxygen. When you have it, you don't notice. But when you don't have it, you sure as hell notice. And that is the nature of basic stability and security in the world. 1990 till now has been a very unusual period where you have not had serious great power competition. And one reason you have not is one country loomed larger than all the rest and undergirded the system. Now I think what you have for the first time really is a serious geopolitical challenge to that order, to that hegemony, with the Russian invasion of Ukraine. So I do believe we are going to see a period of substantial deglobalization. I do think that when you take the 11th largest economy in the world and you essentially permanently, or not permanently, but in a highly effective way, remove it from the world economy, which is what is happening. And when that economy then starts trying to figure out how it is going to survive, which means that it moves into a Chinese orbit and will become essentially a Chinese vassal state, that produces a kind of zone of its own. You will have the West, again metaphorically, in a zone of its own, and you will have this gray zone of countries trying to choose piecemeal whether they can really, whether they can have an a la carte menu into this world. And the Chinese and the Americans are going to say, no, it's a prefix menu. If you want economic protection, you have to accept the economic system. And the Chinese are going to say the same. But it's not going to work because the world is too complicated and too interdependent. And so everyone is going to be in a gray zone trying to navigate this world. The strange thing is that I actually think it provides India with some very unusual opportunities. Of course, there are challenges. Oil at $120 for a country like India is a hell of a challenge economically. But there are real opportunities for India going forward if it wishes to seize them. My own view is that India has not thought strategically about its place in the world for 20 or 30 years. It has really spent most of that time internally obsessed. To the extent that it has had a forward momentum, it has been around economic reform, but it needs to have a guiding national security strategy to position itself in a different space in the world, a much more powerful space in the world. But in order to do that, it has to make strategic choices. To say that you are multi-aligned is to say that you are not willing to make any choices. And anyone knows in life, if you're not willing to make choices, it means that you don't actually have a strategy. I'm an optimist in general. I'm painting the picture of a more complicated world. We'll all have to navigate this world, but I do believe we will be able to navigate it, and India in particular will be able to navigate it quite well. Thank you all very much. I believe India is going to be the site of the next tech revolution. The question India has to ask itself is, does it want to kowtow to China? And sometimes I think of India as kind of the Ottoman Empire, sitting around, lots of diversity, turmoil internally, and entirely obsessed with that, not noticing that there's a world out there which is actually having a big impact on it.
ना सकूं तेरी अखां विचों आवे मैनू आप पे हमला कर रहे हैं कि जमात तो 100 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इंडिया चाहता है पावर्ड बाय वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स, मजबूती सब कुछ है। माचो स्पॉटो ये तो बड़ा टॉइंग है। बढ़िया है, शुद्ध है, असली मसाले सच MDH। देश सीमाओं से नहीं, आपसे हमसे मिलकर बनता है। इसकी धड़कनों में हमारी सांसें हैं। आप न्यूज में देश की धड़कनों को महसूस कीजिए। हमारे साथ आपके दिल की बात। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इंडिया चाहता है पावर्ड बाय वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स, मजबूती सब कुछ है। माचो स्पॉटो ये तो बड़ा टॉइंग है। बढ़िया है, शुद्ध है, असली मसाले सच MDH। internal market, right? India has a very powerful internal market, perhaps the greatest internal market of any country with strong growth prospects, with a developing country. You also need a country that has good demographics. India has this extraordinary opportunity to find a way forward because of its young people. Finally, India does have the ability to arbitrage in this world. When I say that India should reorient itself in the way I was describing, I'm not saying become, the new Britain to America.
I'm saying be canny and savvy about your interests, navigate and negotiate in a way where you are able to get the best of both sides. You will be able to play the two sides against each other. You will have to be anchored in one of the two fundamentally, and I tend to think that it makes much more sense for India to be anchored in the metaphorical West, to be wary of a rising China, to be getting insurance against it. But there are enormous opportunities from doing that. For the last 20 years, the United States has basically had a kind of open door policy toward India, saying, we will, starting with the nuclear deal, where the United States basically gave India everything it had been asking for 30 years, and in return the Indians were deeply suspicious and said, why are you doing this? There must be a new nefarious plot to recolonize us, right? The limitation has been India's willingness to move forward, to be active. But it has many advantages in this new world. And finally, and I think that this is an important piece, I believe India is going to be the site of the next tech revolution. If you think about what it takes to create a tech revolution, you need smart, technically trained people with good ideas, you need financing that's readily available, and you need a big market to which you have instant access. India is the only country in the world right now where all three conditions are satisfied, largely thanks to the fact that through smartphones, Indians are now connected and they are wired. So I think it is going to be the site of the next great tech revolution. And you put all that together, and it seems to me there's a fairly powerful set of advantages, even though the world is going to look a little different and perhaps is going to grow a little slower. In India, increasingly we see China as the big threat. Is it, and how should we cope? China is, without any question, the most important shift that has taken place in the geopolitical landscape. It is a country that is the most successful case of economic development in human history. But China is a very traditional country and a very traditional world power. So for those who are expecting China to rise the way that Japan or Germany did, remember how unusual those rises were. These are two countries utterly traumatized by their history in the 1930s, utterly defeated, and then utterly reconstructed along lines dictated and encouraged by the United States. So to imagine that China will rise and not want to have a political, military influence commensurate with that power, it would be to defy the laws of gravity. That is not going to happen. China is going to want more and more power and influence in its region. Whether it wants it globally is an interesting question. The Chinese do not believe that they could go into any country in the world and ever make it like China, because guess what? Those people are not Chinese. China has an ethno-nationalist conception of its world role. What it means for China to be great is not that the world becomes communist or quasi-communist or Chinese capitalist or anything like that. It means that you respect China. You kowtow to China, and I'm using the word advisedly because it comes from the Chinese tradition. So the question India has to ask itself is, does it want to kowtow to China? Does it want to become part, a satellite of an ever-expanding zone of Chinese influence? By the way, I'm not saying at this point anything about the Chinese are going to be aggressive, they're going to invade countries. That I don't know. But I do think there's no question that they expect extraordinary respect and deference, even obedience. And you only see the way that they deal with a country like Australia, where the 14 demands, or I can't remember, it was 10 or 14 demands that they made of Australia, included that Australian media should refrain from criticizing China. Australian think tanks should no longer publish studies that are critical of China's domestic policy on any issue. Australia is a much richer country than India, so it would stand to reason that over time the Chinese will make those kinds of demands of India. I don't think India will accept them, but the question is then, if you're not going to accept them, how are you positioning yourself geopolitically to be able to withstand that, play that, take advantage of it, buy insurance, cushion yourself?
Surely the answer is not that you're going to get 90% of your advanced weaponry from China's great satellite vassal state, Russia. That doesn't make any sense. You have on your western border Pakistan, which is a hostile neighbor. On your eastern side, you have China, which is probably going to be the next big, great superpower. And when you have a problem with two hostile neighbors and you look at the rest of the world, are you going to go to America, who, when Ukraine happened, asked you to help and you said, well, listen, this is not our fight, we're not getting involved? Where does that leave us? India largely just sits back. And, there needs to be a much more forward-leaning effort to try and figure out how do we take advantage of these opportunities? How do we, because, India has to hustle on the world stage. And sometimes I think of India as kind of the Ottoman Empire, sitting around, lots of diversity, turmoil internally, and entirely obsessed with that, not noticing that there's a world out there which is actually having a big impact on it. And by the way, the story doesn't end so well for the Ottoman Empire. Okay, I'm going to open this up. We have a little time. Shashi, while other people are thinking of questions, you want to ask something? No? You sure? All right. Okay. Yes, the gentleman there on table number 3. The dispute that happened in Doklam with China, which led to India moving to Quad. Now, according to you, what should be India's China policy? Because India is at one point of time looking at a larger conflict, which was averted last year. Right. Okay. So I will tell you what I think India's broader policy should be for its own national interests. India should develop a very powerful strategic relationship with the United States that is economic, technological, nuclear, and political. India should say to the United States, if you want to have a real relationship with us, here are the things we want. We want you to sell us your most advanced weaponry. We want you to help us develop an even more powerful nuclear deterrent. We want greater openness to trade and technology. We want to become the next Taiwan. If you're worried about a Taiwan, going the wrong way, you need to have an insurance policy. We can be the next Taiwan. We can be the next great manufacturer of semiconductor chips in the world, and we want technology flows and transfer flows like that. We want a people-to-people relationship that is, so that our relationship is characterized, is more like the United States and Israel than the United States and Saudi Arabia. The United States and Saudi Arabia have a government-to-government relationship. Israel and the United States have a people-to-people relationship. India can construct on a much larger scale that kind of relationship. And if you put all that in place, I think you present China with a much more complicated strategic choice. And then the Chinese, I think, will ask themselves, for 20 square miles of frozen wasteland in the Himalayas, would it be worth, getting into a permanent antagonistic situation? And I would argue that they will make the rational choice that it actually won't, and so India will be able to maintain good trade relations with China as well. At this point, the Chinese have no reason to fear India. And the Indians have this, I really think it's very much a kind of head in the sand, 1950s Nehru, Hindu Chini Bhai Bhai approach. Like we somehow, how many times has Modi met with Xi, thinking that this great act of personal diplomacy is going to change Xi Jinping? The Chinese don't think that way. They are thinking very strategically about their expanding influence. That is so brilliant and such a nice note to end this on. Thank you. वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज लोग तो नोटिस करेंगे। गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। एक समय से भी पहले फिर आया एक जूसी चमत्कार। सुपर ऊंचा आम का एक पेड़ हुआ था। तो 100 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती है
जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इंडिया चाहता है पावर्ड बाय वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स, मजबूती सब कुछ है। माचो स्पॉट हो ये तो बड़ा टॉइंग है। बढ़िया है, शुद्ध है, असली मसाले, सच एमडीएच।